रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। सोनप्रयाग में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, वहीं श्रद्धालुओं को बचाया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 श्रद्धालुओं को बचाया गया है। सोनप्रयाग में भूस्खलन हुआ था, भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और इसी लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत भी हो गई। छह सितंबर को उधम सिंह नगर जिले में फॉरेस्ट टीम और वन तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक वन तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से फायरिंग में इस्तेमाल 12 बोर की एक बंदूक और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक जिस गुरमीत सिंह उर्फ गेजी को पकड़ा गया है वो प्रोफेशनल अपराधी है। वो लकड़ी तस्करी और साथ ही गाड़ी चोरियों के मामले में लंबे समय से सक्रिय है और उसके खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस गेजी से पूछताछ के आधार पर दूसरे फरार तस्करों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 6 सितंबर को वन तस्करों ने फॉरेस्ट की पीपल पड़ाव रेंज की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस दौरान 4 फॉरेस्ट कर्मचारियों की गोली लगने की भी जानकारी आई थी, जिसमें एक रेंजर और 3 फॉरेस्ट गार्ड शामिल थे। इन चारों का अभी भी इलाज जारी है। थाना क्षेत्र में गुरमीत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा पूछताछ हुई है, जिसमें कि और इसने कई नामों को बताया है, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आज कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? आज कल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और जिन लोगों के विषय में बता रहा है उसके लिए टीम लगी हुई है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को आज भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अब्दुल मलिक ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और आज सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में अब्दुल मलिक की जमानत पर आपत्ति दर्ज करने के लिए टाइम मांगा है, जिसके बाद में कोर्ट ने 2 हफ्तों का समय भी सरकार को दिया है। आपको बता दें कि नैनीताल के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने थाने को फूंक दिया था और आसपास आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में अब्दुल मलिक को मुख्य आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई। अब तक इसी मामले में 50 आरोपियों को जमानत मिल गई है। के डायरेक्शन के अंतर्गत हमने ये अपील लगाई और उस अपील में सरकार ने 2 हफ्ते का ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय मांगा। 16 अक्टूबर। ऋषिकेश में शनिवार को डूबे चंडीगढ़ और साथ ही गुरुग्राम के पर्यटकों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। आज भी एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। एसडीआरएफ ने सोनार टेक्नोलॉजी से भी आज सर्चिंग अभियान चलाया। अब तक अब एक बार फिर से कल सुबह सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा। और आपको बता दें कि शनिवार को 2 अलग अलग घटनाओं में गंगा में नहाते वक्त 2 पर्यटक नदी के तेज बहाव में बह गए थे। रुद्रपुर में हुए हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने एक मंच से कई निशाने लगाए। तराई भावर के इलाकों में कांग्रेस नेता तिलक राज बेहड़ ने राज्य सरकार पर सरकारी जमीनें बेचने का आरोप लगाया। बेहड़ ने कहा कि सरकारी जमीनों की लूट खचोट चल रही है और उत्तराखंड में कहीं कोई सरकारी जमीन नहीं बची है, सब जमीनें बेची जा चुकी हैं। बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। हमारा उत्तराखंड भी लूट चुका है और उधम सिंह नगर तो विशेष रूप से लूट चुका है। यहाँ कोई जमीन ही नहीं बाकी बची, सारी लूट खसूट हो गई, सरकारी जमीनें से लेकर प्राइवेट। तो उसके खिलाफ एक जंग ऐलान है और 27 तक जारी रहेगा, जब तक हमारी कांग्रेस की सरकार की वापसी नहीं हो जाए। पहाड़ों पर जंगली जानवर किसानों को 2 गुना नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे परेशान किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और दिहाड़ी मजदूरी कर अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। टिहरी का जाखणीधार, धौलधार और चंबा ब्लॉक अपनी खेती के लिए जाना जाता है।
यहाँ होने वाली सब्जियों, दालों और फलों की डिमांड दूर दराज के इलाकों तक है। दूसरे शहरों से आने वाले पर्यटक भी पहाड़ी सब्जियों, दालों को खूब पसंद करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जंगली जानवरों के आतंक की वजह से खेती को भारी नुकसान पहुंच रहा है। जंगली सुअर और बंदरों के साथ दूसरे जंगली जानवर खेती को बर्बाद कर रहे हैं और किसान परेशान हैं। जानवर जितने भी हैं, मतलब हम जो खेती करते हैं उस खेती में सुअरों ने ऐसे गड्ढे बना के रखे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो भी हम खेती में मतलब बोते हैं वो सारे वो निकाल के ले जाते हैं। बांदरों तो काकड़ी, मुंगरी, जो कोदू, जंगोरू, राजमा, जो भी हम डोखरा बनाने लगे, सुंगर कुछ नहीं रखने लगे। सब तो वैसे मचौड़ हमारे दाल, मतलब जो नौरंगे वंदी, जो भी वंदी हमारे खेती में सब खाने लगे। हम पर बिल्कुल भी भाई अब जंगली जानवरों से परेशान होकर तिवाड़, गुवाड़ और उप्पू के साथ कई गांव के करीब 60 परिवार अपनी खेती को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। खाने पीने की चीजें हैं, जो भी हमारा जो रोजगार है उसी से चलता है। उसमें जो है कोई वो नहीं है। हमारा खेती को बहुत नुकसान, जी बहुत नुकसान है। और जो है सरकार है उसमें कोई वो नहीं उठाती है। मारते हैं तो गवर्नमेंट वो करती है, उस पर एक्शन करती है, इसलिए हम उसको कुछ नहीं कर पाते जी। खेती छोड़ने के लिए बिल्कुल एकदम मजबूर है हम। पर हमने सबसे अधिक कृषि विभाग और उद्यान विभाग को घेरबाड़ का बजट दिया है और काफ़ी बड़ी संख्या में हम किसानों के खेत के आसपास घेरबाड़ लगा रहे हैं। साथ ही मनरेगा से कन्वर्जेंस भी कर रहे हैं। तो करीबन हम इस साल 10 करोड़ रुपए इसी योजना के लिए खर्च कर रहे हैं विभिन्न मदों से, ताकि लोगों को जंगली जानवरों से जो कृषि को नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सके। दूसरी ओर डीएम का कहना है कि किसानों की परेशानी दूर करने पर काम किया जा रहा है। पहाड़ों में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती है, लेकिन धीरे धीरे जंगली जानवरों के आतंक की वजह से लोग खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए जल्द कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। मंकीपॉक्स बीमारी का देश में अभी तक एक ही संदिग्ध मामला आया है, जिसकी जांच चल रही है। तो अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों की सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जांच की जा रही है। उत्तराखंड में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन यहां अभी कोई मामला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं लक्षणों की बात करें तो मंकीपॉक्स में उल्टी, सिरदर्द, बुखार, शरीर में चकत्ते हो जाते हैं। हमारे प्रदेश की जनता से यही अनुरोध है कि इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वर्तमान में एक सस्पेक्टेड केस पूरे भारत में है जो कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं और तैयारी हमारी पूरी है। यदि किसी भी तरह की कोई समस्या या ये कोई गंभीर रूप धारण करेगी तो हम लोग जिस तरह से कोविड में हम लोगों ने पूरे युद्ध स्तर पे कार्य किया था, उसी तरीके से इस बीमारी के लिए भी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड में हुए हादसे पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 श्रद्धालुओं को बचाया गया। सीएम धामी ने कहा है कि मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ में है। सरकार अपनी हर संभव मदद कर रही है। देहरादून के पेयजल निगम में 19 साल पहले उत्तराखंड मूल के लिए रिजर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के 4 पदों पर यूपी निवासियों को नियुक्ति दिए जाने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। वहीं अब डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर्स के होने जा रहे प्रमोशन पर भी विवाद हो गया है। मामला चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच गया है। जूनियर इंजीनियर्स ने चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रमोशन में ऐसे साथियों को तरजीह दी जा रही है जो डिपार्टमेंट की सेवा नियमावली पर फिट नहीं बैठते। मामले में चीफ इंजीनियर संजय सिंह न्यूज 18 को वर्जन देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। वहीं पेयजल निगम के एमडी रणवीर चौहान ने फोन पर कहा कि चीफ सेक्रेटरी को क्या लिखा गया है, ये बात एमडी होने के नाते उन तक नहीं पहुंची है। एमडी ने कहा है कि विभाग में कयास पर नहीं बल्कि काबिलियत पर काम होता है।
हिमालय दिवस पर वाडिया संस्थान में आयोजित सेमिनार में आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने हिमालय रीजन में बन रही टनल को हर लिहाज से अनुकूल बताया और कहा कि हिमालय में टनल बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन सड़क के लिए पहाड़ काटने से कहीं बेहतर टनल बनाना है। उन्होंने सिलक्यारा टनल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब भी टनल के लिए खुदाई शुरू होती है उससे पहाड़ का संतुलन बिगड़ता है, लेकिन उसको स्थायित्व देने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है, जिसका कि सिलक्यारा टनल में अभाव था। टनल में जब लूज गिरना शुरू हुआ था उसी समय उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता तो हादसा नहीं होता। तो हिमालय में टनल बनाना अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि हिमालय के अंदर जो है विभिन्न तरह के पत्थर, उसके साथ पानी की समस्या, उसके साथ एक्टिव टेक्टोनिक्स की, क्योंकि हम बोलते हैं कि हिमालय जो है नया माउंटेन है और ये डायनेमिक है। और सिलकारा में ये हुआ कि बहुत सारी कैविटी इसलिए हो गई कि लूज मटेरियल था, उसके अस्थायित्व के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, वो सारे के सारे एक कोलैप्स किए, दूसरा किया, तो ये प्रोग्रेसिव चलता रहा और ह्यूज मक जो है सामने खड़ा हो गया। नंदा महोत्सव में नैनीताल मां नंदा सुनंदा के जयकारों से गूंज उठी है और आज मां नंदा अपने मायके पहुंची हैं। इस दौरान नैनीताल की सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। जयकारों और गाजे-बाजे के साथ में कदली के वृक्ष का नगर भ्रमण कराया गया। रूखड़ गांव से केले के पेड़ को लाया गया, जिसके बाद में तल्लीताल मंदिर में पूजा अर्चना कर पूरे शहर में इस पेड़ को घुमाया गया। स्कूली बच्चों ने भी रंगारंग झांकियां निकाली तो पर्यटक भी इस रंग में रंगे हुए नजर आए। अब इन्हीं केले के पेड़ों से नंदा सुनंदा की मूर्ति तैयार होगी, जिसके बाद में अष्टमी के दिन मां नंदा सभी भक्तों को दर्शन देंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैया घर आ रही है, बेटी घर आती है, बहुएं घर आती है, बहुत ही आनंद हो रहा है, आनंद पूर्वक। और इतनी महिलाएं मेरी आ रही हैं सब मैया के आशीर्वाद से, और जब मैया है तो तब हम भी हैं। आशीर्वाद देने के लिए पूरा शहर उमड़ गया है। उनको अक्षत और चावल के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, जैसे माँ की शक्ति के रूप में जो कदली का वृक्ष आज शहर में आ रहा है। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी का मेला चल रहा है। आज महिलाओं ने पूरे बाजार में सांस्कृतिक झांकियां निकाली और बाद में नंदा देवी परिसर में रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। कल कदली यानी कि केले के पेड़ को नगर भ्रमण के बाद में मां नंदा सुनंदा की प्रतिमा बनाई जाएगी। कुमाऊं की सांस्कृतिक परंपरा काफ़ी समृद्ध रही है और आज नंदा देवी के इस मंच से माध्यम से हम इस संस्कृति को परिलक्षित कर रहे हैं। चाहे कुमाऊनी रामलीला हो, चाहे कुमाऊनी जोड़े हो, चाहे बैल गायकी हो, चाहे हमारे हुड़किया बॉल हो। प्रयागराज महाकुंभ मेले के आयोजन में बेहद कम समय बचा है, लेकिन मेले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अखाड़ा परिषद को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है, क्योंकि अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बटा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुंभ मेला सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आयोजन होता है। कुंभ मेले में साधु संतों के 13 अखाड़े का प्रतिनिधित्व संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करती है। हरिद्वार में साल 2021 में हुए कुंभ मेले के बाद अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बट गई थी। इसमें एक को 7 और दूसरे गुट को 6 अखाड़ों का समर्थन था। अखाड़ा परिषद के एक गुट का नेतृत्व निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे गुट ने महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी को अध्यक्ष बनाया है। हाल ही में हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने अखाड़ा परिषद के निरंजन गुट को अपना समर्थन दिया है। अब निरंजनी गुट के अध्यक्ष 9 अखाड़ों के समर्थन का दावा करते हुए जल्द अखाड़ा परिषद की मीटिंग बुलाने की बात कह रहे हैं। मेरे साथ इसमें 9 अखाड़े हैं और हम सभी अखाड़े एक है। 13 के 13 अखाड़े हम एक हो जाएंगे, बहुत जल्दी एक हो जाएंगे और सब मिलकर के जो हमारा दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना है प्रयागराज के लिए, उसके लिए सभी रवाना हो। अखाड़ा परिषद में संतों के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती है। दरअसल अखाड़ा परिषद एक मौखिक संगठन है। इसका उद्देश्य कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों से जुड़े साधु संतों और सरकार के बीच समन्वय बनाना है।
संतों के बीच पद और वर्चस्व की जंग के चलते अब अखाड़ा परिषद को भंग करने की भी मांग उठ रही है। पद और प्रतिष्ठा को लेकर इस तरह की बात करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे का इसका मैं तो यही सलाह दूंगा शासन प्रशासन को भी और मुझसे मांगेगा कि अखाड़ा परिषद का कोई काम नहीं है। अखाड़ा परिषद सिर्फ अपने लिए मतलब उन लोगों के लिए बनी थी, साधु संतों के लिए बनी थी। साधु संतों का काम तो करते नहीं है, तो इसलिए इसको भंग करके अपनी अपनी परिषद बने और अपने अपने संप्रदाय के लोगों को वो अपनी अपनी सुविधा दिलवाए, इसी में हित है। साल 1954 के कुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद सभी अखाड़ों ने मिलकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन किया था। तब से परिषद सन्यासी, बैरागी और उदासीन सभी परंपराओं के अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। देखने वाली बात होगी कि प्रयागराज महाकुंभ से पहले अखाड़ा परिषद का विवाद संत खुद सुलझा पाते हैं या सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमालय दिवस के मौके पर देहरादून मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि हिमालय के सरोकारों से जुड़े विषयों के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी और ये कमेटी महानिदेशक यूकॉस्ट दुर्गेश पंत के संयोजन में होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हिमालय के संरक्षण और साथ ही संवर्धन के लिए काम कर रहे लोगों का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है और देहरादून में भी इस साल तापमान में काफी वृद्धि हुई है। अगर तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में और ज्यादा चिंता बढ़ जाएगी। हमें हिमालय जल और जंगल के संरक्षण की दिशा में मिलकर प्रयास करने चाहिए। हिमालय एक धरोहर है, इसे सुरक्षित रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है और इसको संरक्षण करने से हम एक बात जरूर अपने मन में ये समझ लें कि इसके संरक्षण से हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर रहे हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों को भी हम विरासत में कुछ ऐसा देकर जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने स्तर से आप सबसे अपील करता हूँ कि जो भी जिस रूप में भी इस कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं उनको करना चाहिए। देहरादून के जिला समाज कल्याण के ऑफिस में तब हड़कंप मच गया जब डीएम सविन बंसल ने अचानक पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने पूछताछ की। विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी तब तक ऑफिस ही नहीं पहुंच पाए थे। जानकारी होने पर अफसर और कर्मचारी भागे भागे दफ्तर पहुंचे। समय पर ऑफिस नहीं आने पर डीएम ने नाराजगी जताई और कहा कि कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऑनलाइन में भी हमें ये चेक करना पड़ता है कि पेंडेंसी कितने दिनों से है। तो इनके तीनों पेंशन्स में 15 दिन की 18 दिन की पेंडेंसी पाई गई है, जो कि इनको वार्न किया गया है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी भी पेंशन स्कीम में पेंडेंसी नहीं चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।